नहीं आ रहा जो घरों आए ने की गल हो गई आ वो गल हुई आ कि ठीक जे और ठीक फिर ध्यान दो मेरे किसानों मजदूरों का एक जिंदाबाद लड़ने वाले लोगों का एक जिंदाबाद अपनी प्रेस भी ले रहे किसानों मजदूरों का एक जिंदाबाद मैं फिर कमेटी जिंदाबाद 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 मजदूरों का एक जिंदाबाद 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 किसानों मजदूरों का एक जिंदाबाद होगी तसल्ली भी दो फिर बात आ खड़िया कर दो ट्रिब्यूनल नहीं समझा कर दो भाई किसानों मजदूरों का एक जिंदाबाद नमस्कार, हमारे सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे इस YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में। और हमेशा की तरह हम उन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं जिनका आपसे सरोकार है और जो शायद मुख्य धारा की मीडिया पर आपको उन पर चर्चाएं सुनने को ना मिले। इस वक्त महामारी का दौर है। महामारी के बीच में निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य प्राथमिकताएं हैं और ऊपर से चीन की आक्रामकता है, एलएसी पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच में हरियाणा और पंजाब में राज्यव्यापी आंदोलन आज देखने को मिल रहा है। एक यूनिक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टर आंदोलन के नाम से किसान सड़कों पर हाजिर हैं अपने अपने ट्रैक्टर्स को लेकर। और वो किस चीज का विरोध कर रहे हैं? 3 अध्यादेश हाल में लाए गए हैं सरकार की तरफ से, जिसमें दावे किए गए हैं कि ये जो किसान हैं उनको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और सारे मार्केट जो हैं उनके लिए खुल जाएंगे। लेकिन जो किसान हैं उनकी दिक्कतें अलग हैं और वो कह रहे हैं कि इन दावों में सच्चाई नहीं है। तो इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे इस शो में मेरे साथ चंडीगढ़ से मौजूद हैं देवेंद्र शर्मा जी। आप एग्रीकल्चर कृषि मामलों के एक्सपर्ट हैं और इन मामलों पर बारीकियों से नजर बनाए रखते हैं। अमृतसर से हमारे साथ रविंद्र सिंह रॉबिन जुड़े हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सारे प्रोमिनेंट न्यूज आउटलेट्स के लिए ये लिखते भी हैं। और रॉबिन के साथ ही मौजूद है सरवन सिंह पंडेर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के। शुरुआत अगर मैं आपसे कर सकूं, इनफैक्ट सरवन साहब अगर आप बता सके, क्योंकि आज जो ये रैली वगैरह है, क्या इस पे मौसम का मार पड़ रहा है? किस हद से जो है किस हद तक ये रैली आज आगे बढ़ रहा है? प्लान्स क्या हैं आप लोगों के? क्या ज्ञापन सौंपेंगे? कितने पॉइंट्स होंगे उसमें? हमारी जो यूनियन है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, तो उनका जो प्रदेश व्यापी है आंदोलन है, जो जितने भी एमपीज हैं किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो, जैसे बीबी हरसिमरत कौर बादल जी हैं केंद्रीय मंत्री, सोमनाथ जी हैं हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी उनके साथ साथ जो प्रदेश के एमपी है उनके घरों का घेराव कर रहे हैं आज हमें। तो बहुत बड़े स्तर पर जो जन आंदोलन से हमारा साथ मिला है। हाँ, मौसम बरसात भी होती है, बहुत सारी गर्मी भी है, पंजाब में हुमस भी है, पर जो हमारे खिलाफ फैसले किए हैं, जो केंद्र सरकार ने 3 ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, वो ऑर्डिनेंस इतने बुरे हैं, इतने खराब हैं कि वो इन मौसमों से भी बहुत बुरी तरह हमें मारेंगे। सो जहां तक उन ऑर्डिनेंसों का सवाल है, वो खेती सेक्टर में कारपोरेट घरानों का जो दाखला खोला गया है, जो जरूरी वस्तुएं अधिनियम है, उसके साथ उससे पहले भी हमारे देश में कालाबाजारी होती थी। तो बहुत सारी खेती वस्तुएं जो थी उनके जो दाम थे आसमान को छू जाते थे। अब जो मोदी सरकार ने उनको सरकारी मान्यता दी है कि कोई भी प्राइवेट व्यापारी जो है वो किसानों से सीधी फसल खरीद के वो गोदाम में उसको डंप कर सकता है, रख सकता है। उसके साथ जो खेती करने वाला किसान है उसकी जो उपज है उनका सही दाम नहीं मिलेगा, और इसके साथ जो खरीदार है, चाहे वो शहरी है, जो खेतीहर मजदूर है, उनको अधिक दाम में मिलेगा। दूसरा, जहां तक खेती सेक्टर का सवाल है, राज्यों का विषय है, पर मोदी सरकार इसका केंद्रीकरण कर रही है, ये भी सबसे दोषपूर्ण बात है। दूसरा, जो सूबों के एपीएमसी एक्ट्स ने, जो राज्य मंडी बोर्ड्स ने, इसके साथ वो भंग हो जाएंगे। पंजाब का मंडी बोर्ड भी खत्म हो जाएगा। जो गेहूं और धान की जो फसल की सरकारी खरीद पंजाब और हरियाणा में बची हुई है, वो इसके साथ खत्म हो जाएगी। सो इसलिए बहुत है। आप देखें भी अगर देश पर ध्यान दे, जो आंकड़े सरकार बोलती है, जितनी भी खेती की परचेज की जा रही है सरकारी, उसमें से 6% ही सरकारी खरीद की जा रही है। बाकी 90 से 94% खेती तो प्राइवेट में बिक रही है, और वो एमएसपी से बहुत कम दाम में बिक रही है। आप देख लें, एमपी में अभी मूंग जो है, मूंग की दाल है, वो बहुत कम रेट पे खरीदी जा रही है। बिहार में मक्का बहुत कम में दाम में खरीदा जा रहा है। राजस्थान में देख लेंगे, जो अपना
ये तेल बीज हैं उनके दाम बहुत कम है। पंजाब में मक्की 1850 रुपए रेट था, पर वो 800-1200 में खरीदी गई है। धान और गेहूं यही दो फसलें बची हैं जिनकी सरकारी खरीद जो है वो गवर्नमेंट कर रही है। इन अध्यादेशों के साथ हमारी खेती जो प्राइवेट क्षेत्र में चली जाएगी, इसलिए आज का आंदोलन निकल के आया इस माहौल में, इस मौसम में। और इसके साथ जो गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लेके आए हैं वो बहुत खतरनाक है, जो किसानों को खेती से बाहर करेंगे। ठीक है सरपंच साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। देवेंद्र जी, यहाँ पर इन तमाम मुद्दों को जो उजागर किया, और थोड़ा दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि ये जो 3 अध्यादेश हैं, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, जिसके तहत एपीएमसी एक्ट में बदलाव कर कंपनियों और व्यापारियों को हरियाणा में बनी अनाज मंडियों के बाहर किसानों की फसल खरीदने की छूट दी गई है। साथ ही जो दूसरा है अध्यादेश वो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में उसके जरिए बदलाव के लिए लागू किया गया है। और साथ ही जो तीसरा है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। सबसे इसमें आपको चिंताजनक बातें कौन सी नजर आ रही हैं देवेंद्र जी? देखिए, किसानों को जो दिक्कत जो उनको आ रही है, मुझे लगता है कि उसको देखना बहुत जरूरी है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना है कि ये कह देना कि भाई किसान के लिए ये आज़ादी है, इट्स अ फ्रीडम किसान के लिए कि भाई कहीं भी जाकर वो अपना प्रोड्यूस बेच सकता है, चाहे देश में या चाहे विदेश में, ये कहना बड़ा अच्छा लगता है और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे 86% किसान जो हैं, जिनकी लैंड होल्डिंग है, जो उनकी रकबा है, जमीन जो है उनके पास वो 2 हेक्टेयर से कम है, वो तो बेचारा एक डिस्ट्रिक्ट से जाके दूसरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं बेच पाता है। और हम ये सोच रहे हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पंजाब का किसान हो या हरियाणा का किसान हो या यूपी का किसान हो जाके बिहार में बेचे या मध्य प्रदेश में बेचे या उसमें कर्नाटका में बेचे, ये सोचकर हम कह रहे हैं कि भाई उसको उचित दाम वहां पर मिलेगा। और आप ये सोचिए कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि आप जिसको कहते हैं जितने भी कंट्रोल्स हैं उसको हटा देने की बात हो रही है। और यही शायद एक मैसेज दिया जा रहा है किसानों को कि जितने भी कंट्रोल्स थे आपके ऊपर, आपको जो बंद किया हुआ था या प्रतिबंध किया हुआ था कि आप सिर्फ एपीएमसी मंडी में ही बेच पाएंगे, उससे आपको आजाद किया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, जैसा कि पहले हमारे मित्र ने कहा, कि भारत में सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है। 94% किसान तो वैसे ही मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये मार्केट्स इतनी अच्छी होती तो मुझे बताइए कि किसान क्या बेवकूफ है कि उसको समझ नहीं आता कि भी मार्केट्स अच्छी हैं और एमएसपी जो हमें एपीएमसी में मिलता है उससे हमारा जो बेनिफिट है नहीं होता, या हमारे जो जितना भी जो भी अश्योरेंस प्राइस की होती है वो नहीं मिल पाती है, तो वो क्यों एमएसपी की डिमांड करता है? सिंपल बात यह है कि अगर आज देश में देख लें तो एमएसपी ने ही किसानों को जितना बचाया हुआ है वो एमएसपी ने बचाया हुआ है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको इस समझने के लिए। देखिए, अभी जो रिवर्स माइग्रेशन हुई है, देश ने देखा है लॉकडाउन के पीरियड में लाखों लोग जो हैं पैदल चलकर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन या हफ्ता भी लगाया है उन्होंने अपने घर पहुंचने के लिए। वो क्यों लगाया है? क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि भाई शहरों में उनकी जो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी वो नहीं थी। वो जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो सबने उनको अलग कर दिया और वो वापस चले गए। क्यों गए? वहां पर उनको लगता है कि भी कम से कम वहां पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वहां पर उनका घर है, घर में वो रहेंगे। लेकिन उसमें एक बड़ी मैसेज की बात यह है कि अधिकतर लोग जो हैं वो बिहार में गए हैं, झारखंड में गए हैं, ईस्टर्न यूपी में वापस गए हैं। ये माइग्रेशन लेबर जो बिहार से निकलकर पंजाब में आई या हरियाणा में आई। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है समिता जी, कि 2006 में बिहार ने एक ऐसा स्टेप लिया जिसको बड़ी एक्साइटमेंट थी हमारे देश के इकोनॉमिस्ट के द्वारा। मुझे याद है वो पीरियड, उसमें कहा जा रहा था कि एपीएमसी एक्ट को ही उठा के बिहार ने फेंक दिया था और ये कहा जा रहा था कि सब इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, उससे प्राइवेट मंडियां बनेगी, प्राइस डिस्कवरी होगी। एक नया शब्द लेके आ जाते हैं हमारे देश के इकोनॉमिस्ट कि सब प्राइस डिस्कवरी होगी और मतलब जैसे पंजाबी में कहा जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी बिहार के किसानों को। आज 14 साल हो गए हैं। 14 साल के पीरियड में हम देख रहे हैं कि ना तो वहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई, ना वहां पर प्राइवेट मंडियां आई। जिसको ये प्राइस डिस्कवरी कहा जाता है वो भी देख लीजिए हर साल, और शायद ही कोई ऐसा साल हो कि हरियाणा और पंजाब में वहां के ट्रेडर्स आके अपना जो गेहूं और धान है वो पंजाब और हरियाणा में नहीं बेचते। यानी पंजाब में अगर धान का दाम 1840 रुपए है तो बिहार में वो 1100, 1200, 1300 रुपए पे बिकता है और वो यहाँ आकर देखिए किसान को एक राहत मिलती है। कहने का मतलब यह है कि अगर बिहार ने ये 14 साल में अगर एपीएमसी एक्ट को और व्यापक रूप से फॉलो किया होता, मंडियों का नेटवर्क बिछाया होता जैसे पंजाब में है,
मेरा मानना है कि बिहार की सिचुएशन जो आज इतनी दयनीय है कि लोग वहां से इतने बड़े रूप में प्लान करते हैं पंजाब सारे देश में, वो नहीं होता। कहने का मतलब ये कि अगर हम पंजाब और हरियाणा से भी अगर एपीएमसी मंडी को, अभी तो कह रहे हैं कि नहीं हटाएंगे, लेकिन ये आस्ते आस्ते रिडंडेंट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अगर ये भी पंजाब के फार्मर्स भी डिपेंडेंट हो जाएंगे मार्केट्स के ऊपर जैसे बिहार पे है, मैं नहीं चाहता कि पंजाब का किसान भी बिहार के किसान के लेवल पे आ जाए, बल्कि मैं चाहूंगा कि बिहार का जो किसान है वो पंजाब के लेवल पर आए। हमें वो पॉलिसियां लेके आनी चाहिए, और वो इसमें जो किसानों का जो एक स्केप्टिज्म है उसको हमें समझने की बहुत जरूरत है। ठीक है, विकास कुमार शुभम सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। आप लोगों का भी शुक्रिया ट्यून इन करने के लिए। रविंदर, रॉबिन, अगर आप ये बताएं कि एक तरफ मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आ रही है, राज्य में अलग अलग पार्टियां हैं, क्या ये पार्टियों को, इनके जो नेता हैं, उनको दिक्कत नहीं हो रही है इन अध्यादेश से? क्या वो सेम पेज पर हैं? उनको लगता है कि नहीं, इससे मुनाफा ही होगा? ये जो 1 नेशन 1 रेट की बात की जा रही है, मंडियों को खोल देने की बात की जा रही है। देखो, ये इस चीज को हमें समझना चाहिए, चाहे कोई भी नेता कहीं पे भी बैठा है, सबसे पहले तो वो इनके साथ, अगर उनको दिक्कत है तो वो इनके साथ आके बैठे। जो आप नेता पंजाब में जहाँ पे ये घेराव कर रहे हैं, वो ओजला जो मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस है, उनके घर का घेराव अमृतसर में कर रहे हैं। ओजला का अभी जो मैसेज आया है, वो अब ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन उनके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं या बाकी लोग हैं, वो इसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसी प्रकार जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर नॉट कमिंग अप विद दैट। लेकिन इसमें जो किसान यूनियन है, इनका ये अपने आप को राजनीतिक लोगों से अलग से हटके मानती है, और ये अपना प्रोटेस्ट उनको यही जतलाने के लिए कर रही है कि उनके खिलाफ जाके और उनको अपना साथ लेने के लिए उनके घरों का घेराव कर रही है। इसमें स्टेट्स को क्या दिक्कत है या स्टेट्स को मुनाफे में क्या कमी आ रही है, अभी तक राजनीतिक लोग सामने तौर पे आए नहीं है खुल के इसके लिए। ओके, पंडित साहब, एक जो बार बार आरोप यहाँ पे लगा दिया जाता है, जहां इस तरह के आप लोग आंदोलन शुरू करते हैं, आज मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर जो कमेंट्री चल रही है, सारे लोग पॉइंट आउट करने में लगे हुए हैं कि देखिए सारे के सारे नए ट्रैक्टर हैं, किसानों को मुनाफा हो रहा है, ये दरअसल आग में घी कोई और लगा रहा है, ये सियासी लॉबी है इसके पीछे। उन लोगों का क्या जवाब देंगे आप? देखिए, जहां तक ये बात है, ये पूरी जथेबंदी पंजाब की सब आंदोलन चल रहा है। कल ट्रैक्टरों का आंदोलन था, आज आंदोलन जनतक रूप में चल रहा है, ट्रैक्टरों पर नहीं है। बहुत बड़े बड़े इकट्ठ हुए पंजाब में। जहां तक ट्रैक्टरों का भी सवाल है, या ट्रैक्टर नए अगर खेती मशीनरी में आए हैं, तो ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसी से वो खेती करने के लिए ट्रैक्टर लिए गए, नया हो या पुराना हो। इससे जो ऑर्डिनेंस जारी किए केंद्र सरकार ने, वो सही नहीं हो जाते, ट्रैक्टर नया भी हो पुराना भी हो। सो हमारी दिक्कत जहां तक है, ये खेती ऑर्डिनेंस है, वो बहुत खतरनाक किस्म के हैं। आप इस बात को समझिए, बाकी जितने भी सूबे हैं देश के, उनमें तो खेती का बहुत बुरा हाल है। एक पंजाब और हरियाणा और यूपी का कुछ इलाका जहां 6% सरकारी खरीद हो रही है, आप इसको समझिए, वहां ही तो हम बचे हुए हैं। जहां भी प्राइवेटाइजेशन हुआ, कोई बता दे हमें भी उसका किसानों को कोई फायदा हुआ हो? किसानों को तो कभी कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सो सवाल नए पुराने ट्रैक्टर का नहीं। ठीक है, आरोप लगा सकते हैं, लोग लगाएं, सरकार लगाए, लोगों को गुमराह करे हमारे पक्ष में भी, ऐसी बात नहीं। सो किसान, अगर 47 किसान भारत में रोज कर्ज के कारण खुदकुशी कर रहे हैं, तो ये उनकी दयनीय स्थिति बयान कर रहे हैं। पंजाब के 5 किसान जो खुदकुशी कर रहे हैं, सरकार के आंकड़े हैं भी 26,133 रुपए, जो पंजाब के किसान की 1 साल की आमदन है। अब देखिए इसमें गुजारा कहाँ होता है। सो ये आरोप बेबुनियाद है। किसान की असल में हालत बहुत बुरी है, बहुत मुश्किल से वो अपना जो खेती में हम लगाते हैं वो भी पूरा नहीं हो रहा। और ऊपर से भारत सरकार एक देश एक मंडी का नारा लेके वो हमें खेती से बाहर कर रही है। यूरोप का मॉडल आ रहा, जैसे यूरोप में 6% लोग खेती करते हैं, 2% लोग खेती करते हैं। समझने की बात है भी यूरोप के 450 तो लेके 1200 के वो एकड़ वाले बड़े फार्म है। ऑस्ट्रेलिया के 2221 तो के बड़े बड़े फार्म है, वहां भी खेती फेल हो रही है। अमेरिका अपने किसान को 59,000 करोड़ की सालाना 59,000 की सब्सिडी दे रहा सालाना। हमें क्या मिल रहा? हमें तो कुछ भी नहीं मिला, $359 मिल रहे हैं।
सो ये बहुत दयनीय पोजीशन है। भारत के 75% किसान जो खेती पर खेत मजदूर निर्भर कर रहे हैं, सीधी सी बात है कि उनको खेतों से बाहर करने का सवाल है। सो ये सवाल है, इसके पीछे और भी कोई अच्छा तर्क नहीं है जिससे किसानों का कोई भला होगा। हम है ना किसान, हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारा भला कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारा नुकसान हो, हमारी बात मानिए ना, लोकतंत्र है भाई, रिव्यू करिए आपके फैसले पर। हम पे वोट पे तो आप देश चला रहे हैं देश, तो हम कह रहे हैं भी हमारे विरोध में फैसला है। अब हमारे ऊपर एक कह के क्यों थोप रहे हैं भी अच्छा फैसला है? ये अच्छे बुरे का तो हम फैसला करेंगे ना, जो हमारे पक्ष में आप कर रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार कर रही है अच्छा फैसला, यही दोष की नीति है। पंडेर जी, कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया है फार्मर्स के साथ, आपको लगता है इन अध्यादेशों को लाते वक्त? बिल्कुल जी, जो विश्व व्यापार संस्था है, WTO है, अब उनकी नीति लगातार रही है हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री वो लगातार दबाव डाल रहे थे कि आप जो MSP दे रहे हैं वो MSP भी कहते खत्म कर दो, या जो सरकारी खरीद है इससे बाहर निकलिए। जो 1912 में जो इंडोनेशिया के बाली शहर में विश्व व्यापार संस्था की मीटिंग, उसमें अनंत शर्मा जी मानकर आए थे भी हम 2017 में लागू कर देंगे, और मोदी सरकार के भी लगातार दबाव पड़ रहा था। वो विश्व व्यापार संस्था के दबाव में ये फैसले लिए गए। हमको तो पूछा ही नहीं जाता भी आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो सिर्फ हमारे तो दिन आते हैं इलेक्शनों में 10 दिन, और वहां वादे बहुत सारे किए जाते हैं, चाहे सूबों की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। मोदी सरकार कह के आई थी कि हम डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे। अब वो सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करके उससे मुकर गई, ये लागू नहीं की जा सकती। तो ये देख ले, जो गडकरी जी का बयान आया था केंद्रीय मंत्री भी, जो MSP है वो देश की आर्थिकता के लिए खतरा है, बेशक वो आगे जाके मुकर गए। सो अंदर की बात बाहर निकल आई थी इस बात से भी, ये जो फैसले हैं किसानों के विरोध में वो लेने जा रहे हैं, तो उन्होंने लिए हैं। स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट जो है वो कोल्ड बैगेज में चला गया देवेंद्र जी। शांता कमेटी की रिपोर्ट में कह दिया कि भाई आप जो सरकारी खरीद है उसमें आप MSP को खरीद कर दें। मैं यहाँ नैरेटिव देख रही हूँ, ट्विटर पर एक गोपाल कृष्ण सूद है, उन्होंने मुझे ट्वीट करके कहा है कि भाई farmers should be made aware that they still have a choice of selling in mandi, not enter into contract farming. Amendment to EC Act will ensure that they produce as buyers at harvest time rather than buyers being constrained by stock holding limits. वहीं एक रविशंकर मंता है, उनका भी कहना है कि a few are lighting the fire, they will have a wider marketplace to sell. इन लोगों को ये कॉन्वर्सेशन में इस तरह की जो अर्बन क्राउड्स हैं या जो सिटी क्राउड्स हैं या शायद जिनका फार्मिंग से सीधे लिंकेज ना हो, उनको आप ये कॉन्सेप्ट जरा सा ब्रेक डाउन करके समझाएं कि वो जो बातें कर रहे हैं उस तर्क में कोई लॉजिक है या नहीं है। देखिए, एक मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ा तबका है इस देश का जो स्पेशली जैसे अपने गारमेंट सेंट्रिक है, जो कि एक कंटेम्प्ट कैरी करता है फार्मर्स के लिए। वो एक तरह का गुस्सा कैरी करते हैं किसानों के लिए। जब भी किसान की बात मैं भी करता हूँ तो मेरे को भी एक ट्रोल का सामना करना पड़ता है ट्विटर के ऊपर, और ये अक्सर रोजाना होता है। जब भी मैं लिखता हूँ कि ये किसान जो है ये इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं, या आज की रिपोर्ट जो न्यूज़पेपर में आई है, कभी भी हो, मैं आज की एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी भी हो, मैं पंजाब में 2 किसान मर गए, 3 मर गए या जो भी है, तो मुझे ये जवाब मिलता है कि आप इनकी बात क्यों करते हैं, इनको तो मर जाना चाहिए था। ये भी मुझे कहा जाता है। अब देखिए कितना अफसोस है कि जिस देश में हमारा इतना डिस्कनेक्ट हो चुका हो कि हम सोचते हैं कि किसान तो भगवान के हवाले है या भगवान के आसरे पर रहेगा, सिर्फ जो सारी इकोनॉमिक सपोर्ट है वो सिर्फ शहर के लोगों को मिलनी चाहिए। ये मानसिकता हमारे यहाँ इकोनॉमिक कोर्सेज में या लिबरलाइजेशन का सारा जो डिस्कोर्स है उसके तहत ये दी गई है। हम ये मान के चलते हैं किसानों को बहुत सपोर्ट मिलती है। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ कि ये इनको भी जानना जरूरी है जो ये लोग सवाल कर रहे हैं। ये कहना कि उनको बड़ा बाजार मिल जाएगा, मैं आपसे वही कहा, अगर ये समझ जाएं ये लोग कि 94% किसान तो ऑलरेडी बाजार के ऊपर है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं जो लोग ये लिख रहे हैं कि 94% किसान अगर बाजार के ऊपर डिपेंडेंट है, तो देश में पिछले 20-22 सालों में 3,30,000 किसानों ने आत्महत्या क्यों की है? अभी भी जो गांव से लोग निकलकर शहरों में आ रहे हैं, तकरीबन 9 मिलियन लोग जो है हर साल गांव से शहरों की तरफ आते हैं। अगर गांव में सब कुछ इतना संपन्न है, खेती इतनी संपन्न है, तो क्या वो आदमी जो है वो बेवकूफ है कि उसको अपने अच्छा खासा जीवन जो है छोड़कर उसको शहर में मजदूरी करनी पड़े? आपको याद होगा हमारे एक रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब होते थे जिसको हम लोग पोस्टर बॉय मानते हैं इस इकोनॉमिक्स का। उनका ये कहना था, रघुराम राजन जी का, कि the biggest reforms would be when we move these people out of agriculture into the urban areas because urban areas need cheap labor। यानी दिहाड़ी मजदूर शहरों में क्रिएट करने हैं, आपको जरूरत है, उसके लिए आप इनको बेदखल कर रहे हैं, खेती से शहर में ला रहे हैं। इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ मानते हैं।
कहने का मतलब है, अब मैं आपको इसके साथ ही बताता हूँ कि हमने डेलिबरेटली इतने दशकों से खेती को हमने सेक्रीफाइस किया है। ये इसलिए इस तरीके से किया है कि अगर हम ये समझना चाहते हैं कि क्या हो रहा है इस देश में, तो देखिए 2011-12 और 2017-18 के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर वाज 0.4% ऑफ जीडीपी। हम हर साल 6% जीडीपी का जो है वो कॉर्पोरेट को टैक्स कट दे देते हैं, टैक्स एग्जेम्पशन दे देते हैं। किसी ने आज तक सवाल नहीं किया कि वो पैसा गया कहां पर। इतना कुछ होने के बाद ना तो नौकरियां क्रिएट होती हैं, ना इन्वेस्टमेंट आती है। 6% ऑफ जीडीपी हर साल जाता है और 50% पॉपुलेशन के लिए 0.4% ऑफ जीडीपी। दूसरा देखिए, एक ओईसीडी की रिपोर्ट आती है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कहता है कि 2000 और 2016-17 के बीच में, यानी 16-17 साल में भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हर साल उनको 2.64 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सहना पड़ा, ये 16-17 साल में। कभी आपने सुना स्मिता जी किसी भी इकोनॉमिस्ट को या किसी भी हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये कहते हुए कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राइसिस है एग्रीकल्चर में? लेकिन अगर पिछले साल स्लो डाउन था तो हमारे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कहते हैं साहब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राइसिस है, कॉर्पोरेट को हमें मदद करनी चाहिए। क्या एग्रीकल्चर को मदद नहीं करनी चाहिए थी? मैं ये लंबी लिस्ट आपको दे सकता हूँ कैसे हुआ। 2016 में इकोनॉमिक सर्वे खुद कहता है कि भारत के 17 राज्यों में किसान परिवार की जो औसतन आय है वो 20,000 रुपए है साल की। यानी आधे देश में किसान की जो इनकम है वो 20,000 रुपए है साल की, यानी 1700 रुपए से कम में एक परिवार गुजारा करता है। और मैं जानता हूँ पंडेर साहब से आप पूछ लीजिए कि अगर आपने एक गाय पालनी हो तो आप 1700 रुपए पे नहीं पाल सकते। तो ये कैसे परिवार जो है जीवित रहता है आधे देश में 1700 रुपए में हर महीने के, उसके अगर हम सोचें उसकी इनकम इतनी है, तो मुझे कभी ये समझ नहीं आता कि कैसे वो जीवित रहते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि ये जो लोग शहरों में बैठे हुए हैं, जो ट्रैक्टरों की बात भी अभी आपने सुनी है कि साहब ये ट्रैक्टर है इनके पास, पंजाब में 1 लाख ट्रैक्टर की जरूरत है, 4.5 लाख ट्रैक्टर है। इसमें किसानों का दोष नहीं है, सरकार की नीतियां हैं जिन्होंने पुश किया। लेकिन ये ना भूलें हम पंजाब में, डिस्पाइट पंजाब की प्रोडक्टिविटी दुनिया में व्हीट, राइस और मेज की इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और उसके बावजूद भी पंजाब हैज बिकम ए हॉटबेड ऑफ फार्मर सुसाइड। राइट। 2000 और 2015 के बीच में 15 साल में मजदूरों की और किसानों की अगर सुसाइड देखें तो 3 यूनिवर्सिटी ने एक हाउस टू हाउस सर्वे किया था और उसने पाया कि 16,600 किसानों ने आत्महत्या की थी 2002 और 2015 के बीच में। तो ये जो समझ बात दिखाया जाता है कि पंजाब का किसान जो है वो बहुत रिच है और उसको तो क्राइसिस फेस करना नहीं पड़ता है, ये हमारे यहाँ एक नैरेटिव बनाया जाता है। हमारे यहाँ एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो सिर्फ इंडस्ट्री के ही सिर पे टिकी हुई है, उसका काम ही यही है कि लॉबी करना है इंडस्ट्री के लिए। जब भी मैं कहता हूं कि कॉर्पोरेट के 8 लाख करोड़ रुपए का जो एनपीए है क्यों राइट ऑफ किया गया, तो यही लोग हैं जो मुझे ट्रोल करते हैं और बोलते हैं कि साहब इससे तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। आप देखिए हमारे देश के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे जो पिछले वाले अरविंद सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने कहा है कि कॉर्पोरेट का लोन राइट ऑफ करना लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और जब किसान का कर्जा माफ होता है तब ये कहा जाता है कि इससे क्रेडिट इंडिसिप्लिन हो जाता है, इससे मॉरल हैजर्ड हो जाता है, इससे नेशनल बैलेंस शीट अप हो जाती है। देखिए दोनों एक ही बैंक से कर्जा लेते हैं, कॉर्पोरेट भी और किसान भी। जब किसान का माफ करना हो तो देश में हाहाकार मचता है, लेकिन जब और दोनों अमाउंट की तो हम तुलना भी नहीं कर सकते। बेचारा वो किसान 1 लाख रुपए ले रहा होता है, कॉर्पोरेट अमाउंट जो है करोड़ों में चल रहे होते हैं, और उसके बाद तस्वीरें आती है कि मध्य प्रदेश में जो है आप जाकर बेचारे की खेती को जो है आप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, उनको जहर ले लेना पड़ता है। रॉबिन, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये महामारी के वक्त में क्या महामारी की आड़ में अध्यादेश को लाया जा रहा है? इसे अलोकतांत्रिक बता रहे हैं बहुत सारे किसान। आपकी जो दूसरे किसानों के साथ भी कॉन्वर्सेशन हो रही है, और एक जिस बात का जिक्र किया देवेंद्र जी ने कि एक तरीके से एक बॉलीवुडाइजेशन कर दिया गया है कि भाई पंजाब के किसान तो वो बहुत अच्छा जिंदगी जीते हैं, उनकी फसलें जो है लहरा रही होती हैं। आपकी अपनी, आप इतने सालों से आप वहां रह रहे हैं, आप कवरेज कर रहे हैं, अपनी पर्सनल असेसमेंट्स बताएं उनकी दिक्कतों के बारे में। स्मिता, जो किसानों फर्टाइल लैंड है, तो देवेंद्र पहले बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे बेस्ट लैंड के अलावा यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, खेती जो जमीन है वो खेती उपजाऊ है, लहलहाती हुई फसलें नजर आएंगी आपको पंजाब में आते हुए। लेकिन वो खुशी के पीछे जो गम है, हाईएस्ट जो पंडेर जी ने बताया कि सुसाइड रेट भी पंजाब का ही है, लो लैंड हो चुकी है, बहुत सारे इश्यूज हैं किसानों का। खास तौर पे आप कोविड वाला जिक्र कर रहे हैं कि सरकार ने ये कोविड वाला टाइम पे ये चुना है, ये एक एलिगेशन है किसानों का। लेकिन किसान ये कहते हैं कि अगर इससे ज्यादा महामारी जो फैलेगी,
अगर ये ऑर्डिनेंस आ जाता है तो कोविड से ज्यादा नुकसान होगा किसानों का, ये किसानों का कहना है। इसीलिए वो सड़कों पे है। कोविड के दौरान आप, अगर मैंने आपको विजुअल भेजे हैं, आप बाद में दिखा सकते हैं कि किस तरह वो थाउजेंड्स इन नंबर्स, चाहे उन्होंने एक मास्क पहने हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ठीक है, कहीं पे कंप्रोमाइज हुई है, लेकिन उनको इससे ज्यादा डर लग रहा है, कोविड से ज्यादा डर अपने बच्चों का, अपनी जनरेशन का, अपनी स्टेट का, अपने देश का लग रहा है। दो स्टेट्स जो पंजाब और हरियाणा 42% अपना फूड बाउल में हिस्सा डाल रही हैं, उनको बाकियों की रोटी की भी फिक्र है अपने के साथ साथ। तो इसलिए पंजाब के किसानों को मैं कई सालों से कवर करता आ रहा हूँ, और अभी सुमिता, अभी अगर आप बॉर्डर के किसानों को खास तौर पे देखें, तो मैं अगर 25 सालों से उनको कवर कर रहा हूँ, तो जो मैंने स्टोरी 25 साल पहले की थी मैं दोबारा से कर सकता हूँ, सिर्फ कैरेक्टर चेंज होगा। वो डिलैपिडेटेड कंडीशंस में मिलेंगी जगह, वही डिलैपिडेटेड कंडीशंस में उनके रास्ते मिलेंगे, लेकिन वो इग्नोर्ड है, फुली इग्नोर्ड है। ये उनका गुस्सा है जो किसी न किसी तरीके सामने आता है, वो चाहे इस ऑर्डिनेंस के थ्रू आए या किसी और तरीके के आए, वो अभी भी डिप्राइव्ड है बहुत सारी चीजों से। जी, और ये बहुत जरूरी बात कही आपने कि ये जो लोगों को लगता है शहर में बैठकर वो जजमेंट पास कर देते हैं कि नहीं नहीं भाई, उनके खेती जो है वो अच्छी खासी चल रही है और लहलहा रहे हैं। इन लोगों को शायद जाकर जो है खुद से देखना चाहिए कि उनकी हालत क्या है। सुमिता, इसमें एक और मैं जोड़ देता हूँ, जो आपने बात कही है, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो तो शहर वाले सभी कहते हैं सुहाना हो गया मौसम, और उधर खड़ी तैयार होती है और उसको काटने की तैयारी हो रही होती है, बारिश आ जाए और इधर हम पिकनिक के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, और किसान की जान सुखी होती है उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, और जो किसान हमारे लिए जो है हमारी थाली में खाने परोस रहा है, उस खाना को उगा रहा है, उस किसान की ये बद से बदतर हालत निश्चित रूप से बहुत अफसोसनाक है। पंडित जी, नरेंद्र मोदी जी ने दावा किया कि 2022 तक जो है किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आपको इस दावे में कोई सच्चाई नजर नहीं आती? बिल्कुल, देखिए, जहां तक दुगनी तो छोड़िए, हमारे पास जो भी सरकार कम से कम हमें दाम दे रही थी, अधिक नहीं, कम से कम, तो वो भी हमारी जो मंडी की खरीद है वो खत्म की जा रही है। अब तो ये बात ही नहीं रह गई भी हमें हमारी जो आमदन दुगनी हो गया, हम जा रहा, अभी बाहर निकलिए। दूसरा, जहां तक देश के लोगों का सवाल है, मैं नहीं मानता भी उनका कोई कसूर है। जो गोदी मीडिया है, कह लें आप, जो सरकारी मीडिया है, वो किसानों की सही रूप में बात ही नहीं वहां तक पहुंच रही भी असल किसानों का हाल क्या है। वो तो सभी कहते हैं बहुत अच्छा हाल है। आप देख ले PAU, पंजाब यूनिवर्सिटी के 2000 सितंबर 2016 के आंकड़े हैं भी किसान के, उन्होंने धान पे किया था अभी 2050 रुपए आपका धान पे खर्च आ रहा। सरकार का इंस्टीट्यूशन बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। उस समय हमारी जो खेती का जो दाम था धान का, वो 1600 रुपए नजदीक था। 500 रुपए वहां भी हमें कम मिल रहे थे। हमें तो भाइयों, देश के भाइयों, जो रेट जितना मिलना चाहिए, जितना दाम आता, हमारा खर्च आ रहा खेती पर, हमें तो वो भी पूरा नहीं मिल रहा। अब पंजाब को देखें तो सरकार के आंकड़े 5 एकड़ से कम वाले 85% किसान है, 2.5 एकड़ से कम वाले 42% किसान है, 25% किसान है। उनके पास तो खेती जो मंडी की उपज है वो मंडी में लाने के लिए अपनी मशीनरी नहीं है, वो किराए पे लेके आते हैं। सो हालात हमारे और हैं। आपके पास तस्वीर हमारी और पेश कर रहा मीडिया देश का। जहां तक मोदी जी का सवाल है, हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। उन्होंने तो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उनको भी पूरी तरह खराब कर दिया, और उनको तोड़ मरोड़ के अपने मीडिया से बोला गया कि किसानों का जो हमने रेट है 1.5 गुना दाम था वो दे दिया। वो बिल्कुल जमीन पर उनकी बातें पूरी नहीं उतर रही। सो आप कह रहे हैं भी, आप कहते हैं 1922 तक हमें दाम पूरे मिल जाएंगे। हम कहते हैं 1922 तक ये ऑर्डिनेंस लागू हो गया तो हम खेती से बाहर हो जाएंगे। ये ठीक है, तो आपकी बहुत ज्यादा चिंताएं हैं यहाँ पर। शुभम सिन्हा कह रहे हैं कि कार्टेलाइजेशन इन मंडीज एंड फार्म मेकनाइजेशन डिफिशिएंसी आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर लो डिलीवरी ऑफ फार्मर्स कंसर्न्स। देवेंद्र जी, इस बात पर अगर थोड़ा सा आप इलाबोरेट कर सके, क्योंकि मंडियों में कार्टल्स की बात की जाती है कि भले ही अभी मंडी के नुकसान होने पर चिंता जता रहे हैं फार्मर्स, लेकिन ये भी है कि बहुत सारी मंडियों में कार्टल्स मौजूद हैं जिनकी वजह से भी फार्मर्स को शायद वो दाम नहीं मिल रहे होते हैं। तो क्या उस हिसाब से, उस लिहाज से क्या कुछ अच्छाइयां हैं इन अध्यादेशों में, या आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पूंजीपतियों के लिए मुनाफाखोरी के जो है दरवाजे खोल देंगे? देखिए, अध्यादेश में जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, फोकस होना चाहिए था, वो ये होना चाहिए था कि मंडियों को कैसे सुधारें।
और मंडियों में जो कार्टलाइजेशन कही है या मंडियों में जो माफियाजी की जगह ऑपरेट करते हैं उनको हटाने की बिल्कुल जरूरत है। और ये हम इस कई सालों से ये बात कहते आ रहे हैं और ये मुश्किल भी नहीं है काम। लेकिन जब आप सोचते हैं कि मंडी को एक तरह का रिडंडेंट बना दिया जाए, देखिए अभी हमारे देश में हालांकि सरकार का जो भी क्लेम होगा, देखिए मेरा ये मानना है कि वी आर वन कंट्री टू मार्केट्स। एक तो आपने एपीएमसी मंडी के अंदर परचेज होगी, उसमें कंपनी को टैक्स देना है या ट्रेडर को टैक्स देना है, और कंपनी अगर उस एपीएमसी के बाहर खरीदती है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना। तो दो सिस्टम हो गए। तो ये जो वन कंट्री टू मार्केट सिस्टम है, ऑब्वियसली आप देखिए पंजाब में अगर एक कंपनी आती है वो मंडी के अंदर खरीदेगी तो 6% टैक्स देना है उसको। मंडी के बाहर कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ पैन कार्ड चाहिए आपको, आधार कार्ड चाहिए। तो वो मंडी के अंदर क्यों देगा? वो किसान को 2% और भी एक्स्ट्रा दे देगा, क्योंकि 6% में से उसको 2% देने में कोई दिक्कत नहीं है, वो देगा। तो आस्ते आस्ते मंडियां रिडंडेंट होती जाएंगी। आज हमारे देश में 7,000 मंडियां हैं तकरीबन, जो एपीएमसी के रेगुलेटेड मंडियां हैं। मेरा मानना है कि देश में 5 किलोमीटर रेडियस के ऊपर अगर हमें मंडी देनी हो किसान को तो 42,000 मंडियों की जरूरत। वो इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए इस देश में, और उसके बाद हम सिस्टम ये बोले। लेकिन इस सारी चीज को अगर इसका आंसर है तो मैं दो बातें पहले आपसे कहना चाहूंगा कि एक तो हम ये जाने कि जो रिफॉर्म्स भारत में लेके आ रहे हैं, ये रिफॉर्म्स अमेरिका और यूरोप में 6-7 दशकों से चल रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में ये फेल हो चुके हैं। अमेरिका और यूरोप में आज ये हालात हैं कि अमेरिकन फार्म ब्यूरो फेडरेशन की, अभी मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था हाल में, वो कहते हैं कि 91% अमेरिकन फार्मर्स जो हैं वो बैंकरप्ट हो चुके हैं। और बैंकरप्सी कितनी है? $425 बिलियन की बैंकरप्सी है आज किसानों के सिर पर, जो 91% फार्मर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अमेरिका में जो रेट ऑफ सुसाइड है किसानों का, वो या रूरल एरियाज में, वो इस 45% हायर है अर्बन एरियाज। यूरोप में देखें, वहां हर मिनट में एक किसान खेती छोड़कर जा रहा है। और ये डिस्पाइट $110 बिलियन की सब्सिडी 2018 में किसानों को, वहां एग्रीकल्चर को वहां यूरोप में दी गई। टोटल हम देख लें ओईसीडी कंट्रीज में, अगर ये मार्केट टिकी हुई है, मार्केट रिफॉर्म्स टिके हुए हैं, तो वो इस एग्रीकल्चर सब्सिडी से है। $246 बिलियन की सब्सिडी ओईसीडी ने 2018 में दी है एग्रीकल्चर के लिए। कोई अगर मार्केट इतनी अच्छी होती तो मुझे बताइए एग्रीकल्चर की सब्सिडी देने की क्या जरूरत है? और ये आज की बात नहीं है, पिछले 50 साल से सब्सिडी पर सब्सिडी हर साल देते आ रहे हैं वो। दूसरी बात एक और बताएं कि जो भी रिफॉर्म्स हैं, कि ये जो कहा जाता है कि साहब ये स्टॉक लिमिट के ऊपर जो लिमिट थी हटा दी गई है, उससे किसानों को फायदा होगा, उससे मुझे बताइए अमेरिका में तो वॉलमार्ट है, अमेरिका में टेस्को है, ये जितनी बड़ी बड़ी रिटेल्स, मल्टी ब्रांड रिटेल हैं, इनके आने के बाद किसान की, मैंने आपको बताई दिया बैंकरप्सी कितनी भारी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अमेरिका में है, कॉन्ट्रैक्ट कमोडिटी ट्रेडिंग भी अमेरिका में है, बिगेस्ट ट्रेडिंग एक्सचेंज जो है वो शिकागो में है। उसके बावजूद भी अमेरिका की क्राइसिस देख लीजिए। क्या हमारे देश के जो पॉलिसी मेकर्स है वो फील्ड पॉलिसी लेके भी सोचते हैं कि हमारा उद्धार हो जाएगा? क्या हम अपने आप सोच नहीं लगा सकते कि देश में क्या होना चाहिए, देश के किसानों को क्या चाहिए? जरूरी है कि हमें ब्लाइंडली अमेरिका और यूरोप को फॉलो करना है? मेरा एक सोल्यूशन है आपके सामने, और मैं जानता हूं कि किसान भाइयों को ये बात समझ में आएगी। आज एक चौथा ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत है। 3 ऑर्डिनेंस तो हम ला चुके, एक चौथा ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत है कि एमएसपी विल बिकम द लीगल राइट फॉर फार्मर्स। कि एमएसपी चाहे एपीएमसी मंडी के बाहर किसान बेचे या एपीएमसी के मंडी के अंदर बेचे, एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। अगर ये हम एक चौथा ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, मैं मानता हूं कि बहुत सारे किसान जो है इस बात को समझेंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि उनका जो स्केप्टिज्म था, जो डर था, वो हट जाएगा। अगर देखिए एमएल खट्टर साहब, मैं देख रहा था उनकी स्टेटमेंट, हमारे सुखबीर बादल साहब कहते हैं कि साहब किसानों को फायदा होगा और वो एक डेलीगेशन भी लेके जाना चाहते हैं सेंटर के पास। मेरा तो उनसे एक ही आग्रह है, आप डेलीगेशन लेके जाइए, पर एक पॉइंट डेलीगेशन हो कि एमएसपी को हम लीगल राइट बनाएंगे और किसानों के लिए वो लीगल अधिकार बन जाएगा। अगर ये हो जाता है तो मुझे लगता है कि सारे देश के किसान जो हैं उनका जो रोष है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम ना भूलें, आज सिर्फ हम 2 फसलों के लिए एमएसपी तो हम 23-24 फसलों के लिए अनाउंस करते हैं, लेकिन खरीदते हम 2 ही हैं। अगर हम, आप ये मानिए कि जो पहले हमारे मित्र ने कहा मूंग का हाल, मस्टर्ड का हाल या मक्की का हाल, या हर साल हम ये सुनते आ रहे हैं, उसका समाधान एक ही है कि एमएसपी शुड बिकम ए लीगल राइट फॉर फार्मर्स। ये चौथा अधिवेशन आएगा, तभी देश का किसान जो है, जो प्राइम मिनिस्टर हर बार बोलते हैं आत्मनिर्भरता तभी बनेगी अगर गांव सशक्त होगा, गांव सशक्त तभी होगा अगर किसान सशक्त होगा। तो लेट अस मेक ए प्लेज कि अगर हम वाकई आत्मनिर्भर भारत की तरफ चलना चाहते हैं तो चौथा अधिवेशन लेकर आए, कि भाई चौथा ऑर्डिनेंस लेके आए कि एमएसपी जो है इट बिकम्स लीगल राइट फॉर फार्मर्स, उसके नीचे ट्रेडिंग नहीं होगी। आप देखिए
किसी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंपनियां भी खुश, सरकार भी खुश, किसान भी खुश। सर आखिरी कमेंट्स लूंगी मैं। रॉबिन आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी इस वक्त जो तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत चल रही है, आमतौर पर जहां तक मोदी सरकार का सवाल है, जब वो कोई अध्यादेश लेकर आते हैं, कोई कानून या विधेयक लेकर आते हैं, बैकट्रैक कम ही करते हैं इस पर, लेकिन क्या कोई सोच चल रही है कि कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए या कोई कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू की जाए? जब तक जितनी मेरे सोर्सेस के थ्रू है, अभी तो उन्हें डैमेज लग ही नहीं रहा है। और वो उनकी कोशिश तो ये है कि जो ऑर्डिनेंसेस लेके आए हैं उसके बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में वो बातें बताई जाए कि ये अच्छा है। इसके जो ड्रॉबैक्स हैं इसके ऊपर अभी कोई बातचीत नजर नहीं आई, मीडिया के ऊपर आ रही है, या जिस तरह के प्रोटेस्ट किसान भाई कर रहे हैं, तो वो प्रोटेस्ट में इनकी कब मुलाकात होती है, कितने स्ट्रांगली ये बात कन्वे कर पाते हैं। और पार्टीज जो है अभी तक नेशनल पार्टीज में सिर्फ हमारे मेंबर पार्लियामेंट ये कह रहे हैं कि अभी इस मुद्दे को वो आगे उठाएंगे और इसको नेशनल लेवल पे इसका प्रोटेस्ट करेंगे। जब वो करेंगे तब करेंगे, लेकिन ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अपनी बातें और इनकी बातें वहां तक पहुंचा पाए, ऐसा जो अब तक नजर आया है। लेकिन रॉबिन, दूसरे राज्यों से कोई खबरें आ रही हैं, हरियाणा पंजाब के अलावा भी, कि वहां पर किसान इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं या कैसे जुड़ रहे हैं? दूसरे राज्यों में अभी तक तो मैंने हरियाणा और राजस्थान हरियाणा और पंजाब के प्रोटेस्ट ही देखे हैं। दूसरे राज्यों की मेरे पास कोई इस तरह की जानकारी नहीं है स्मिता। लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूँ देवेंद्र जी से भी और पंधेर जी से भी, क्योंकि मैं कई सालों से जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इनसे मिलता हूँ भी हूँ, 2-3 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन भी होता है और इनकी डिमांड भी होती है कि जी बिचौलों को बीच में से हटाया जाए। अगर अब इस ऑर्डिनेंस में अगर बिचौलों को हटाया जा रहा है तो फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही? इस बात को मैं समझना चाहता हूँ देवेंद्र जी से भी। जी, ये हमने जो कार्टल्स वाली और माफिया वाली मिडलमैन की भी बात की थी। देवेंद्र जी से ये मैं आखिरी कमेंट लूंगी, उसके पहले पंडेर जी, अगर आप लास्ट कमेंट्स दे सके। देवेंद्र जी ने जिस अध्यादेश का जिक्र किया, चौथे अध्यादेश का, कि एमएसपी को लीगल राइट बना दिया जाए, आपके उस पर ख्यालात, और अगर इन ऑर्डिनेंसेस को रोल बैक नहीं किया जाता है या चेंजेस नहीं किए जाते हैं, किस स्तर पर ये आंदोलन आगे जारी रखेंगे आप? जहाँ बिल्कुल अच्छी बात है। हम तो कहते हैं भी जो 23 फसलें हैं जिनके जो एमएसपी सरकार देती है उसमें खरीद की गारंटी कर दे, खरीद परचेज सरकार गवर्नमेंट करेगी अपने पर, तो उसका ऑर्डिनेंस लेके आए, बात वही है। हम तो बिल्कुल स्वागत करेंगे उसका, इसका भी स्वागत नहीं करेंगे। जहां तक हमारे आंदोलनों का सवाल है, हमें तो साफ साफ लग रहा है कि हमें खेती से बाहर निकाला जा रहा है, हमें खत्म किया जा रहा है, हमारी होंद को खतरा है। और हम बात अपने तौर से किसानों को लेके जा रहे हैं भी अब करो की मरो की वाली पोजीशन है। अगर हमें खेती से बाहर किया तो भी हमने खुदकुशियां करनी है, वो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। हमें बेशक सरकार से मिला के भी पहले तो रिव्यू करे मोदी सरकार, अगर वो तगड़ी है, सरकारें बड़ी हैं, पर हम साफ कहना है भी हमें मारने के बाद ही आप ऑर्डिनेंस लागू करेंगे पंजाब में। जितना हमारा दम है हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। जहां रोबिन जी का सवाल है कि बिचौलों को खत्म करना, सवाल है अभी हमें खत्म किया जा रहा है। बिचौलों की तो बात छुटिए, किसान को ही खत्म किया जा रहा है। सवाल ये है बिचौलों को अगर वो बाहर निकाले तो इसमें तो किसको दिक्कत होगी? हमें खेती से बाहर किया जा रहा, कारपोरेट की खेती लेके आ रहे हैं। ये मंसूबे आज से 25-30 पहले बन गए थे, उनका इम्प्लीमेंटेशन आज हो रहा। आप देखेंगे, मेरा दावा जो जितनी मुझे समझ है, 1 दहाके में पंजाब उजड़ जाएगा, कोई नहीं बचाएगा। यहाँ बिल्कुल यूरोप और अमेरिका का मॉडल लागू होगा, हम खेती से बाहर होंगे। ये हमारे बिल्कुल सच्चे और सही जो है ये तौखले हैं, ये डर है हमारे बीच, और हमारा डर बिल्कुल सही है। ठीक है, फाइनल कमेंट्स आपसे देवेंद्र जी, जिन बातों का जिक्र रॉबिन ने किया। रॉबिन जी का जो सवाल है, ये देखिए, इसमें किसान का तो कोई रोल है ही नहीं है। जो मिडिलमैन को अगर कम करना है या उसको स्क्वीज आउट करना है तो वो तो सरकारों का काम है, पॉलिसीज का काम है, उसमें किसानों का तो कोई रोल आता नहीं है। लेकिन दूसरी बात हम ना भूलें कि एज ए सोसाइटी ऑल्सो हमें कुर्ते पजामे वाला मिडिलमैन तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें सूट और टाई वाला मिडिलमैन है वो बड़ा अच्छा लगता है। जब हम कहते हैं कि वॉलमार्ट को भारत में लेके आइए, वो मिडिलमैन को स्क्वीज कर देगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वॉलमार्ट खुद एक मिडिलमैन, जितनी बड़ी कंपनियां आ रही हैं ये खुद एक मिडिलमैन है। किस मिडिलमैन की हम स्क्वीज आउट करने की बात कर रहे हैं? हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि धोती कुर्ते वाला मिडिलमैन हट जाएगा, नया मिडिलमैन आएगा। क्या उसमें कार्टलाइजेशन नहीं होती है? क्या एयरलाइंस में कार्टलाइजेशन नहीं है? क्या टेलीकॉम कंपनीज में कार्टलाइजेशन नहीं है? मुझे बता दीजिए कौन सी इंडस्ट्री है जहां पर कार्टलाइजेशन नहीं है? कभी हमने उस पर ऑब्जेक्शन किया नहीं किया, क्योंकि वो मैंने पहले कहा कि टाई और सूट वाला हमें मिडिलमैन अच्छा लगता है, क्योंकि वो रोल शायद हमें सबको लगता है कि शायद मुझे भी कल इसमें नौकरी मिल जाए या मुझे भी इसमें कुछ कल कुछ अपना
कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा तो इसलिए मैं खुश हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये जो सोच है इसमें किसान को दोष आप नहीं दे सकते हैं कि उसकी कोई गलती है। आप कोई सिस्टम ऐसा ले आइए कि मिडिल मैन जो है स्क्वीज आउट कर दीजिए। आई थिंक किसान को क्या दिक्कत है उसके अंदर, लेकिन क्यों नहीं हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं। मेरा आखिरी कमेंट ये होगा सुमित्रा जी कि देश के जो हमारे नागरिक हैं उनको समझना है कि किसानों ने आज तक अपना पेट काट कर आपकी जो थाली है वो पूरी रखी है, और आपको ये समझना है कि आपके सस्ती आपको अनाज मिले, सस्ता आपको फ्रूट मिले, उसके लिए किसान इतनी मेहनत करता है, अपने आप सफर करता है, आत्महत्या भी करता है, लेकिन आपने कभी उसके साथ खड़े होकर साथ नहीं दिया। मैं मिडिल क्लास से कहना चाहूंगा, मिडिल मैन को छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास से कहना चाहूंगा कि आपने आज तक क्या रोल अदा किया है, आप मुझे बताइए। आपने कब किसानों के लिए आवाज जोड़ी है या उनके साथ आप खड़े हुए हैं? आपको कभी फर्क नहीं पड़ा है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं? आपको कभी फर्क नहीं पड़ा है कि किसान जो है खेती छोड़ के बाहर जा रहे हैं? आप तो खुशी मनाते हैं, आपको तो लगता है जितना भी टमाटर सस्ता हो जाए, जितना आलू सस्ता हो जाए, उतना आपको बेनिफिट होता है, आप एक्साइटेड होते हैं, लेकिन आपने कभी भी आज तक किसानों का साथ नहीं दिया। मेरी आपसे एक ही आग्रह है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कम से कम अब तो किसानों के साथ आइए, बाहर खड़े होइए। आपके बैकयार्ड में जो किसान है उसको मरने मत दीजिए, उसको अपनाइए, उसका साथ दीजिए। इफ वी कैन हैव ए फैमिली डॉक्टर, वी कैन आल्सो हैव ए फैमिली फार्मर। कोशिश करिए कि जैसे आपके परिवार में एक फैमिली डॉक्टर है, आपके परिवार में एक फैमिली फार्मर हो। कम से कम कुछ परिवारों को तो आप उसमें उस चक्रव्यूह से निकाल लेंगे अगर आप ये अप्रोच करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मिडिल क्लास को और देश की जनता को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान जो है वो देश के ऊपर एक बर्डन है, बल्कि आपको समझना है कि अगर आपको किसी ने सब्सिडाइज किया है तो वो किसान ने सब्सिडाइज किया, निश्चित रूप से सब्सिडाइज किया है। कम ऑन, स्टैंड अप विद द फार्मर नाउ। इट्स अ वेरी रिक्वायर्ड अपील जो आप कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक तो राजनीतिज्ञों को जो है किसानों को सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर देखना वो बंद करें। महामारी के इस दौर में जहां इंडस्ट्रीज ठप हो रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, वहां किसानों की मेहनत की बदौलत आज अर्थव्यवस्था के पहिए अभी भी घूम रहे हैं। इसीलिए आप गांव से जो है लोगों को शहरों में लाकर बसाने की जगह शहरों की आपको फैसिलिटीज, वो सहूलियतें आप गांव में दे सके, इस तरह की व्यवस्था करें। और किसानों की जो सुसाइड्स है, किसानों के आंदोलन है, उस पर शहरों में बैठकर, अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठकर जो है हमें स्वीपिंग जजमेंट्स पास करने से खुद को रोकना चाहिए। उनके हालातों को समझे, उनकी मुश्किलातों को समझे। आज इस शो में कोशिश थी कि किसानों के इन मुद्दों को हम उठा सके। चाहेंगे कि जितने भी लोग हों वो इस प्रोग्राम को देखें, कार्यक्रम को देखें, और इन बातों को स्केप्टिसिज्म से दूर हटकर जो है ऑब्जेक्टिवली देख सके। बहुत शुक्रिया पंडेर जी आपका, रविंद्र सिंह रॉबिन, आप दोनों का अमृतसर से जुड़ने के लिए, रविंद्र सिंह जी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो सत्य हिंदी पोर्टल के हमारे दर्शक, अगर आपने इस शो में ट्यून इन किया तो आपका भी बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।